देख रहे हैं हमारी 11वीं कक्षा का 10वां अध्याय, जिसमें हम देखेंगे भाग 3 पश्चावस्था यानी कि अंत्य अवस्था। पश्चावस्था और अंत्यावस्था यानी कि हम बोलेंगे एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, तो इतने टाइम तक अभी तक हमने जो भी पार्ट पढ़े हैं उसमें हमने देख लिया कि सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। हम पढ़ रहे हैं एम फेज, जिसमें हमने पढ़ा था केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, उसमें 4 अवस्थाएं थी। पहली हमने पढ़ी प्रोफेज, दूसरी हमने पढ़ी मेटाफेज। आज हम 2 और पढ़ने वाले हैं, पश्चावस्था और अंत्य अवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चावस्था, पश्चावस्था यानी कि हम बोलेंगे एनाफेज। एनाफेज पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र अलग अलग होने लगते हैं। ठीक है, क्या होगा इधर देखो। ठीक है, हमने क्या बोला था बच्चों, देखो पहली बात तो हम थोड़ा सा पीछे वाली चीजें कर लेते हैं। केंद्रक विभाजन में हमने 4 अवस्थाएं देखी थी। ठीक है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, ये था केंद्रक विभाजन यानी कि अब कर रहे हैं अपन कैरियोकाइनेसिस। ये 2 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पूर्वावस्था में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस्ड हो रहे थे, गुणसूत्र संघनित हो रहे थे, हाँ या ना, और जो भी ऑर्गेनिल थे यानी कि हम कहेंगे गोल्जी बॉडीज था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था यानी कि अंतःप्रदैवीय जालिका थी, केंद्रिका थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी यानी कि केंद्रिका झिल्ली थी, ये सब नष्ट हो रही थी किसमें, प्रोफेज में, है ना, पूर्वावस्था में। मध्यावस्था में हमने क्या बात करी थी, मध्यावस्था में हमने बोला कि भाई जो क्रोमोसोम्स हैं, है ना, क्रोमेटिड, सॉरी, जो क्रोमेटिड है वो मध्यिका पट्टिका पर उपस्थित हो गए थे, है ना, सेंट्रियोल उनको खींचने का प्रयास कर रहे थे। अब हम आज करेंगे पश्चावस्था की बात। तो पश्चावस्था में क्या हो रहा है, आ जाओ। ठीक है, यहां पर अपने पास क्या है, सेंट्रोसोम, ये है तारक। ठीक है, इसमें तंतु निकले थे यानी कि स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तर्क तंतु। अब यहां पर था अपने पास मेटाफेजिक प्लेट थी। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट थी। यहां पर क्या हो रहा था, ये अपन मेटाफेज से एनाफेज बता रही हूं बेटा, मैं मध्यावस्था से पश्चावस्था की तरफ चल रहे हैं अपन। तो यहां पर अपने पास क्या था, देखो, चलो पहले एक बार ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ी हुई थी, ये काइनेटिक कॉर्ड्स थे, है ना, ये काइनेटिक कॉर्ड थे। ये थी अपनी मध्यावस्था, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अब ये मतलब पश्चावस्था में कैसे जाएगी वो देखो। ये है ध्रुव, तारक। अब ठीक है, क्या हुआ,
अब हम इनको बोलेंगे क्रोमोसोम्स। देखो क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, जब ये दोनों, जब ये आपस में जुड़ी हुई थी, जब ये आपस में जुड़ी हुई थी, इसको मैं लिख दूं एक बार, मध्यावस्था है ना, जब ये आपस में जुड़े हुए थे तो हम इनको बोल रहे थे क्रोमेटिड। फाइन, हम यहां पर इनको क्रोमेटिड बोल रहे थे। लेकिन जब पश्चावस्था आई, जब पश्चावस्था आई तो क्या हुई, इनको हम बोल रहे हैं अब क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स अब टुवर्ड्स द पोल, यानी कि ये पोल्स की तरफ, ये क्या है, ध्रुव है ना, ये ध्रुव की ओर जा रही है। स्पिंडल फाइबर इनको अब ध्रुव की तरफ, जैसे मान लो ये है ना, ये इधर की तरफ है, ये दोनों अब ऐसे ऐसे खिंचाव हो रहा है, ये ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, हाँ या ना। ये कब हुआ, हमारा पश्चावस्था में। अब आ जाओ एक बार अपन रीड कर लेते हैं, एक बार तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। ये मध्यावस्था है, इसके बाद क्या हुआ, पश्चावस्था आई। अब अपन देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है, हमारी बुक में क्या क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये देखो, पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। हमने भी यही बोला कि भाई जो गुणसूत्र हैं एक साथ अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। जो ये थी मध्य पट्टिका, मध्य पट्टिका से दूर हो गए, मध्य पट्टिका से दूर हो गए, ये लाइन अपन ने बोली है, ठीक है भाई। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। क्यों, जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक कोशिका उधर चली जाएगी, एक कोशिका उधर, यानी कि देखो पहले कैरियोकाइनेसिस चल रहा है अपना, उसके बाद क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि जो कोशिका विभाजन होगा वो, है ना, कोशिका विभाजन होगा और ये केंद्रक विभाजन हो रहा है, तो इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अब ये जो तुम डायग्राम देख रहे हो बेटा, यहां पर देखो, ये क्या हो गई, एक कोशिका बन गई, ये क्या हो गई, एक कोशिका बन गई, ये क्या है, संतति अर्ध गुणसूत्र है। क्या है, संतति अर्ध गुणसूत्र है। जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे और विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगेंगे। अब क्या होगा, जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो क्या होगा, केंद्र की तरफ एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है, मध्यांश पट्टिका से, ये मध्यांश पट्टिका थी यहां पर, इससे ये दूर जा रहा है, तो प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है। जो ध्रुव बिंदु होगा वो कहां पर होगा, मतलब गुणसूत्र बिंदु कहां होगा, ध्रुव की तरफ होगा। यहां तक क्लियर, आगे देखो, जो गुणसूत्रों का ध्रुवों की ओर जाने वाला नेतृत्व करते हैं, साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। अब देखो क्या हुआ, हमने बोला भुजाएं, ये है ध्रुव, ठीक है, ठीक है। ये बोल रहा है जो गुणसूत्रों को, जो गुणसूत्र बिंदु है, जो गुणसूत्र बिंदु है वो क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा कि किसकी तरफ जाएगा। देखो ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है, और फिर क्या बोल रहा है, गुणसूत्र की भुजाएं पीछे होती है। जैसे हम इस तरीके से हैं अभी, ठीक है, ये है, ये जो है क्रोमेटिड है। अब ये क्रोमेटिड इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये जो भुजाएं हैं पीछे की तरफ जा रही हैं भाई, जो भुजाएं देखो, यहाँ देखो, ये हैं भुजाएं, क्रोमेटिड्स हैं ये। अब ये क्रोमेटिड आपस में पहले यूं थी, अब ये यूं है, ठीक है। अब ये पीछे की तरफ यूं जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो इसकी भुजाएं कहाँ हो जाएगी, ध्रुव की तरफ हो जाएगी। किधर हो जाएगी, ध्रुव की तरफ। क्लियर बात, समझ में आई। तो अब हम बोल रहे हैं गुणसूत्र की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होगी। इस अवस्था में अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, आधा गुणसूत्र उधर चला गया, आधा गुणसूत्र नीचे हो गया, तो अर्ध गुणसूत्र अलग अलग हो गए। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं। गुणसूत्र, इसका विपरीत ध्रुव, इसका विपरीत ध्रुव, अलग अलग दिशाओं में ये गमन करते हैं। गुणसूत्रों के, ठीक है, गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर तथा भुजाएं पीछे की ओर रहती है। जो गुणसूत्र बिंदु है, यानी कि ये जो है इस तरीके से, ये ध्रुव की तरफ जाएगा और ये इधर ही रह जाएगा, ठीक है। ये सूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है, ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए कि भाई सूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, तो आप कहेंगे एनाफेज। और यहां पर गुणसूत्रों की संख्या लिख लो बच्चों,
गुणसूत्रों की संख्या जो है वो हो जाती है 94। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? 94 हो जाती है। अंत्यावस्था, अंत्यावस्था यानी कि टीलोफेज, इसको हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज जो होती है बेटा, यहां ध्यान रखो, जो टीलोफेज होती है ये हमेशा पूर्वावस्था के विपरीत होती है। पूर्वावस्था के विपरीत होती है कौन सी? टीलोफेज। टीलोफेज पूर्वावस्था के विपरीत है। क्या होगा? पूर्वावस्था में हमने बात करी थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मतलब केंद्रिक जो झिल्ली होती है वो गायब हो जाती है, गोल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका, ये लुप्त हो जाते हैं। हाँ या ना, हमने ये बात करी थी। इसके विपरीत हमने कहा इसका उल्टा, पूर्वावस्था के उल्टा, यानी कि केंद्रिका जो झिल्ली है वो आ जाएगी, है ना, ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, जैसे गोल्जी बॉडी आ जाएगी या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका आ जाएगी, केंद्रिका के यहाँ उपस्थित हो जाएगी। ये समझ में आया? ठीक है, टीलोफेज उल्टा है, जस्ट पढ़ लो क्या होगा। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं। अब क्या हुआ? जो गुणसूत्र है वो अपने ध्रुवों पर आ गए, टोटली मतलब प्रॉपर तरीके से ध्रुव की तरफ चले गए हैं, असंगनित होकर के अपनी पूर्णता को खो देते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो पूर्वावस्था में हमने बोला था कि जो गुणसूत्र है वो संगनित हो जाते हैं, बात करी थी। पूर्वावस्था के विपरीत है, पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित हुए थे, यहां पर बोल रहा है अंत्यावस्था में असंघनित होकर के, यानी कि अभी कंडेंस्ड अवस्था में नहीं है, अब ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएंगे। देखो यहां पर आप गुणसूत्र को पहचान नहीं पा रहे हो, यहां पर आपको गुणसूत्र अच्छे से देखने को नहीं मिल रहे, ये डिस्पर्स कंडीशन में आ गए हैं। ठीक है, एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई दे रहा ना, तुम बता सकते हो क्या कितने गुणसूत्र है? क्यों? क्योंकि सब मिक्स हो गए हैं। अब अर्धगुणसूत्र द्रव्य, अर्धगुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था की मुख्य घटनाएं क्या है? अब क्या है पहले सुन लो। इस तरीके से है, यहां पर ये ध्रुव है अपना, ठीक है, इधर ये ध्रुव है अपना। अब क्या हुआ? यहां पर गुणसूत्र आ गया और यहां पर गुणसूत्र आ गया। ठीक है, यहां पर ये मर्ज हो गया, यहां पर ये मर्ज हो गया। यहां पर गुणसूत्र हमें नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे यहां पर। क्यों? क्योंकि ये असंघनित हो गए, इसलिए हम पता नहीं लगा पा रहे कि एकल गुणसूत्र कैसा है, क्या है। ठीक है, ये हो गया टीलोफेज। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो गए, इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। अब तुम इसको अलग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंडेंस्ड नहीं, अब असंघनित हो गए हैं। गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, हो गया। ठीक है, पूर्वावस्था में डिसअपियर हो जाती है, यानी कि अदृश्य हो जाती है। गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन जाल में बदलने लगते हैं। पहले ये क्रोमोसोम बने थे, वापस से क्रोमेटिन मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो होता है इसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं, है ना। और जो ये होता है इसको हम गुणसूत्र कहते हैं। क्लियर बात? आई बात समझ में? दोनों में अंतर। केंद्रिका, गोल्जिका, अंतःप्रद्रवी जालिका का पुनः निर्माण हो जाता है, जो पूर्वावस्था में खत्म हो जाता है। तो ये बिल्कुल विपरीत है पूर्वावस्था के। यहां तक समस्या क्लियर है क्या? यहां तक किसी को परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना। आगे देखो, कोशिका द्रव्य विभाजन, कैरियोकाइनेसिस बेटा खत्म हो गया। कैरियोकाइनेसिस अपन ने खत्म कर लिया है, हाँ या ना? कैसे किया? इधर आ जाओ। ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है, गोल्जी बॉडी, केंद्रिका सब कुछ आ गया है। यहां पर अपना केंद्रक विभाजन जो है खत्म हो गया है, केंद्रक विभाजन खत्म हो गया है टीलोफेज अवस्था तक।
अब अपना शुरू क्या होएगा, साइटोकाइनेसिस, कोशिका विभाजन शुरू होगा। चलो आ जाओ कर लेते हैं कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, सॉरी कोशिका का द्रव्य, यानी कि जो ये जो द्रव्य भरा हुआ है इसमें, ये तो कोशिका है, अब इसमें जो ये द्रव्य भरा हुआ है, अब इसका विभाजन होगा बच्चों। अब ये जो द्रव्य है इसका विभाजन होगा कैसे, सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथक्कन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं। भाई दोनों गुणसूत्र अलग अलग ध्रुव पर पहुंच गए थे, क्रोमेटिन में बदल गए थे, अब वहां पर जब केंद्रकों का विभाजन हुआ तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं, केंद्रक विभाजन कह रहे हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या बोला अपन ने, कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में, सेल डिवीजन के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा, मतलब जो कोशिका है, अब कोशिका में एक स्वयं में ही एक अलग प्रक्रिया होने लगेगी, इस कोशिका में भी अलग प्रक्रिया होगी, इस कोशिका में भी अपने आप एक अलग प्रक्रिया होगी और दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी, और इस तरीके से दो कोशिकाओं में ये विभाजित हो जाएंगी। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं, हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। प्राणी कोशिका का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से होता है। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्राणियों में और पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन अलग अलग होता है बेटा। कैसे होता है आ जाओ पहले सीख लो, ठीक है। बता रही हूं अभी, चिंता मत करो। ठीक है, ये जो हमने कोशिका द्रव्य विभाजन किया है ये है प्राणियों में, ठीक है, प्राणियों में कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है, प्राणियों में कोशिका द्रव्य विभाजन। देखो क्या होता है, इसमें खांच बनने लग जाती है, ये यहां पर इधर की तरफ प्रेशर लगता है और इधर की तरफ प्रेशर लगता है, प्रेशर लगता है ना, दबाव लगता है, जिससे कि एकदम ऐसे इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से खांच बन जाती है, ठीक है, ये खांच बन जाती है। और खांच बनने से क्या होता है, एक कोशिका यहां बन जाती है, एक कोशिका यहां बन जाते हैं, तो इस तरीके से ये प्राणियों में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। अब देखो पादपों में कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर पादपों में अपन कोशिका द्रव्य विभाजन की बात करें तो देखो यहां पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा बेटा, जैसे प्राणियों में क्या लग रहा था, प्रेशर लग रहा था, और यहां से जो है कोशिका अंदर की तरफ, जैसे एक बलून है ना, बलून है, अब जैसे ये बलून है, देखो इतना बड़ा बलून है, तुम अब इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, खांच बन जाएगी। और यदि अपन इसको अब तोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन गांठ लगा दे तो इस तरीके से कुछ नजर आने लगेगी, हाँ है ना, ये बैलून वाला कंसेप्ट है प्राणियों में। और ये प्लांट्स में क्या होगा,
प्लांट्स में बच्चों कोई भी ऐसे खांच डेवलप नहीं होती, लेकिन यहां पर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, एक पट्टिका बनने लग जाती है, ठीक है। एक इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। अभी इसका हिंदी वर्ड भी देख लेंगे, फ्रैगमोप्लास्ट, ठीक है। फ्रैगमोप्लास्ट करते हैं, इसमें एक प्लेट नुमा संरचना बन जाती है जो इसको बीच दो कोशिकाओं में विभाजित कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। पादपों में कोशिका द्रव्य विभाजन, क्लियर बात। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार लेना चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर बात। आगे आ जाओ, अब देख लेते हैं अपन क्या क्या हो रहा है। विभाजन कहते हैं प्राणी कोशिका में कोशिका विभाजन द्विजैविक कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है। अपन ने यही बोला है, खांच बना दिया अपन ने। आगे देखो, खांचों में लगातार गहरा होने और अंत में केंद्र आपस में मिलने से कोशिका का द्रव्य जो है दो भागों में बट जाता है। अब क्या हो रहा है पादप कोशिकाओं के लिए, यद्यपि पादप कोशिकाओं में यह अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरे भिन्न प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है, पादपों में अलग होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिकाओं भित्ति से जुड़ जाती है। यानी कि ये देखो, यहां पर एक नई कोशिका, एक प्लेट का निर्माण होता है और ये इस केंद्रक से यूं जुड़ जाती है और दो कोशिकाओं में बट जाती है। क्लियर बात। अभी हमने बात कर ली इसकी। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, क्योंकि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। ये कोशिका सिद्धांत है ना, सबको पता है। तो कोशिका, यहां पर जो कोशिका बन रही है, ये जो प्लेट्स बन रही है ना, ये जो प्लेट्स बन रही है ये इन्हीं कोशिकाओं से बन रही है, ये इन्हीं कोशिकाओं से ही बन रही है बच्चों प्लेट, ठीक है। जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच में मध्य पट्टिका को दर्शाती है। ये अभी हमने बात करी थी मध्य पट्टिका, है ना। फ्रैगमोप्लास्ट इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट और हिंदी में बोलते हैं मध्य पट्टिका। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी विभाजित हो जाता है, जो प्लास्टिड होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन जो है वो नहीं हो पाता है। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गई। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं, कई केंद्रक बन गए। ऐसे बहुकेंद्रीय कोशिकाओं को सकोशिका कहते हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या बोल रहा है कि जिसमें मतलब केंद्रक विभाजन तो हो रहा है लेकिन कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, बहुकेंद्रकी की अवस्था आ जाएगी। बहुकेंद्रकी की अवस्था आ जाएगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं केंद्रक बन जाता है। बहुकेंद्रकी कोशिका को सकोशिका कहते हैं और उसका एग्जाम्पल कौन है, नारियल का तरल भ्रूणपोष। ये आपके नीट में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब है सूत्री विभाजन का महत्व क्या है। भाई अपन ने सूत्री विभाजन कर लिया, उसका सिग्निफिकेंस तो हम देखेंगे, हाँ है ना। तो सिग्निफिकेंस देखते हैं। सूत्री विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। सूत्री विभाजन और मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित 2n वाली कोशिका में ही होता है। ये अपन स्टार्टिंग में भी बात कर चुके हैं। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनमें अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन पाया जा सकता है, ठीक है। इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन की बात कर रहे हैं अपन।
इक्वेशनल है, यानी कि यहाँ पर जो कोशिका है वो कैसे बटी, एक ही कोशिका से तो मिलकर बनी हुई है, हाँ या ना। तो भैया जो गुणसूत्र इसमें होंगे वो गुणसूत्र यहाँ पर होंगे, हाँ या ना। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसी के कारण हम इसको क्या करते हैं भैया, साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। क्लियर बात। बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती है। जो बहुकोशिकीय जीवधारी हैं, जैसे कि हम लोग हैं, बहुकोशिकीय ही तो है, मल्टी सेल्यूलर ही तो है, तो यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो किसके द्वारा होती है, सूत्री विभाजन के द्वारा। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। कोशिका में ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ होती है तो केंद्रक का जो माप है और जो कोशिका द्रव्य का माप है वो अलग अलग हो जाता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर के केंद्रक कोशिका द्रव्य के अनुपात को बनाए रखे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, और जो न्यूक्लियस है वो बराबर मात्रा में बना रहे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। बेटा पूछा जाता है कि कौन से डिवीजन के द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है, तो सूत्री विभाजन द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, जो अधिचर्म होती है उसकी ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित हो रहती है। इसका मतलब क्या है, सुनो, हमारी स्किन है, अब क्या होती है, जैसे अपन नहीं कहते जैसे सर्दियों में किसी की चमड़ी उतरती है, ऐसा कहते हैं ना अपन, भाई चमड़ी उतरती है, तो वो क्या है, हमारी जो चर्म है वो मरम्मत होती है, हमारी जो स्किन है उसमें मरम्मत होती है। क्यों? क्योंकि सेल ग्रोथ कर रही होती है, और ये किसके द्वारा होता है, सूत्री विभाजन के द्वारा। इसके अलावा क्या बोल रहा है ये, आहार नाल की भीतरी सतह, जो आहार नाल होती है इसकी भीतरी सतह में भी क्या होता है, चेंजेस होता है, ग्रोथ होता रहता है। और जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं जो है, ब्लड सेल्स हैं, भाई आरबीसीज है, नहीं बनती रहती है ना, नहीं बनती रहती तभी तो अपन ब्लड डोनेट करने चले जाते हैं, क्योंकि आरबीसी का डेवलपमेंट होता है 180 डेज में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूत्री विभाजन के द्वारा ये चीजें संपन्न हो रही है। क्लियर बात। तो इस तरीके से आज अपन ने देखा पश्चावस्था क्या होती है, अंत्यावस्था क्या होती है। इसी के साथ देखा कि कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन के साथ साथ हमने देखा कोशिका द्रव्य विभाजन कैसे होता है, प्राणियों में कैसा होता है, पादपों में कैसा होता है। इसके अलावा हमने देखा सूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन किस तरीके से होता है। जल्दी मिलूंगी आपके साथ, जब तक धन्यवाद।